बच्चों, इस पाठ में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मसाकली के द्वितीय अध्याय गिल्लू रेखा चित्र के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र विधा पर आधारित एक अनुपम रचना है। बच्चों, यह रेखा चित्र उनकी प्रसिद्ध कृति मेरा परिवार में संकलित है। बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। रचना में गिलहरी जैसे एक अति साधारण एवं उपेक्षित प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने गिलहरी जैसे साधारण जीव का स्मृति का शब्द चित्र बहुत ही सजीवता से खींचती दिखाई देती हैं। चलो प्रारंभ करते हैं गिल्लू पाठ। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता का सघन रितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक एक सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। बच्चों, इन पंक्तियों में जो लेखिका हैं वो एक प्राणी, एक लघु प्राणी जो गिल्लू था उसकी याद करते हुए उसका शब्द चित्र अंकित कर रही हैं और अपनी कहानी को इस प्रकार आगे बढ़ाती हुई कहती हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छोवल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। अर्थात जो दो कोए थे वो एक छोटे से प्राणी को देख रहे थे और उसे चोंचों से भेद रहे थे। यहाँ पर काकभुषुंडी, काकभुषुंडी किसे कहा गया है? कौवों को कहा गया है। और उनकी विशेषता बताते हुए वो कहती हैं कि वो समादरित मतलब विशेष आदर योग्य हैं, जैसे पितृपक्ष में बहुत विशेष आदर मिलता है उन्हें। अनादरित हैं, सदैव सब लोग उनके लिए आदर का अभाव ही रहता है उनके लिए। अति सम्मानित और अति अवमानित और हमेशा तिरस्कृत ही रहते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हम में से कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रयोजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कोवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। आगे वो कहती हैं, मेरे काक पुराण में विवेचन में अचानक एक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा था और अब कोए जिससे सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय, काकद्वय मतलब दो कौए की चोंचों के घावों से उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब होता है शिथिल पड़ा था, मतलब बेहोश पड़ा था। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंद दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यहाँ पर जो कहानीकार हैं, जो महादेवी वर्मा हैं, वो कह रही हैं कि हमने उसे जातिवाचक गिलहरी नाम से नहीं बुलाया, उसे उसका एक नाम व्यक्तिवाचक नाम दे दिया, गिल्लू दे दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता,
और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी, उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रह करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह उसका नित्य क्रम ही हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले से झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनसे अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे ही फेंक देता था। उसी बीच मुझे एक मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता। मेरी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर पर बालों में इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर ना जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया,
परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद। इस कहानी के अंत में सचमुच एक बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है लेखिका ने, जिसे आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।